India Out. India Out campaign. India Out campaign. इंडिया आउट कैंपेन इंडिया आउट की अपील का शो। इंडिया आउट कैंपेन से स्टार्ट तो किया था मालदीव ने, मगर अभी इसमें बांग्लादेश में अपनी एंट्री ले ली है। मगर अचानक से ऐसा क्या हुआ कि बांग्लादेश में इंडिया आउट कैंपेन चल रहा है, तो आइए जानते हैं डिटेल में। The latest comes from Bangladesh, where the opposition BNP is asking for an India Out campaign. The trend began in the Maldives, but some in Bangladesh are now buying in, specifically the opposition. मालदीव के बाद भारत विरोध का ये इन्फेक्शन अब बांग्लादेश में भी फैल रहा है। Is China driving an anti-India campaign in Bangladesh? तो हर चीज को आप इतना लिटरली नहीं मानिए कि इंडिया आउट माने इंडिया आउट हो जाएगा। इंडिया इज वेरी मच एंड इंडिया विल ऑलवेज बी। पूरी स्टोरी को डिटेल में जानने के लिए आपको सबसे पहले बांग्लादेश के कुछ पॉलिटिकल पार्टीज और उस कुछ लीडर्स के बारे में जानना काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आपको इनके बारे में पता नहीं होगा तो आगे की जो स्टोरी है उसको आप अच्छे तरीके से समझ नहीं पाओगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं पॉलिटिकल पार्टीज से। बांग्लादेश में मेनली 2 पार्टीज है। फर्स्ट है बीएनपी यानी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, अभी इसको इसके आगे हम इसको बीएनपी कहेंगे। सेकंड है अवामी लीग। ये 2 पार्टीज एक दूसरे को अच्छे से इलेक्शन में कॉन्टेस्ट करते हैं, कभी एक उसमें से पार्टी रूलिंग पार्टी और अपोजिशन में उनका चलता रहता है। जैसे कि हमारे इंडिया में कांग्रेस और बीजेपी 2 मेन पॉलिटिकल पार्टीज है, उसी तरीके से बांग्लादेश में बीएनपी और अवामी लीग ऑपरेट करते हैं। अगर हम बात करें बीएनपी के बारे में, बीएनपी इस्लामिस्ट एक्सट्रीमिज्म को सपोर्ट करने वाली पार्टी है और कंजर्वेटिव नेशनलिज्म को सपोर्ट करती है। अगर हम बीएनपी के बारे में और बात करें तो बीएनपी के काफी टेरर कनेक्शंस निकल के आते हैं, इसी वजह से उनको कई सारे गवर्नमेंट और कई सारे कोर्ट्स ने बीएनपी को एक टेररिस्ट ग्रुप बोल के उसमें डिक्लेयर कर दिया है। फॉर एग्जांपल कैनेडियन कोर्ट ने बीएनपी को टेरर ऑर्गेनाइजेशन बोल के डिक्लेयर कर दिया है। अगर हम बात करें अवामी लीग के बारे में, अवामी लीग जो है वो सोशलिस्ट और सेक्युलर पार्टी है और वो बंगाली नेशनलिज्म को काफी ज्यादा सपोर्ट करती है। अगर हम बात करें अवामी लीग के बारे में, अवामी लीग पिछले 2009 से अभी तक पावर में है बांग्लादेश में, और अवामी लीग मेनली डेवलपमेंट पे गोल्स के ऊपर काफी अच्छे से फोकस करके बांग्लादेश को अच्छे से डेवलपमेंट कराते हैं। अब तक हमने बांग्लादेश के कुछ पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में जान ही लिया, तो अभी हम कुछ पॉलिटिकल लीडर्स के बारे में जानते हैं जिसको जानना हमें काफी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला नाम उसमें आता है शेख मुजीबुर रहमान। बांग्लादेश में जो अवामी लीग पार्टी है उसकी फाउंडिंग मेंबर है शेख मुजीबुर रहमान। उन्होंने इंडिपेंडेंट बांग्लादेश में प्राइम मिनिस्टर के रूप में भी काम किया था। अगर हम बात करें उनके बारे में तो उनको फादर ऑफ द बांग्लादेश ये टाइटल उनके लोगों ने उनको दिया है, और उनके ऊपर 1975 में असैसिनेशन का अटैक प्लान हुआ था और उसी में उनको और उनकी फैमिली मेंबर्स को उस पर अटैक हुआ था। उसमें उनकी और उनकी मोस्ट ऑफ द फैमिली मेंबर्स की उसमें डेथ हो गई। इसमें सेकंड इंपॉर्टेंट नाम आता है शेख हसीना। अभी हमने कुछ देर पहले बात करी थी शेख मुजीबुर रहमान, उन्हीं की बेटी है शेख हसीना। जब उनके ऊपर असैसिनेशन का अटैक हो रहा था तो उनकी फैमिली मेंबर्स में से कुछ लोग जो बचे उन्हीं में से शेख हसीना एक थी, और 2009 से आज तक बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर रही है। अगर हम बात करें तो शेख हसीना भी अवामी लीग की प्रेसिडेंट है। इसमें थर्ड इंपॉर्टेंट नाम है जियाउर रहमान। बीएनपी ये जो पार्टी है बांग्लादेश की, उसी की ये फाउंडिंग मेंबर है, और इंडिपेंडेंट बांग्लादेश होने से पहले जो पाकिस्तान था वो उसी में उन्होंने एज अ कमांडर के रूप में काम किया है, और जब बांग्लादेश इंडिपेंडेंट हो गया तो उसमें एज अ प्रेसिडेंट के रूप में भी उन्होंने वहाँ पे काम किया है। और जियाउर रहमान 1987 में तो उनके ऊपर असैसिनेशन अटैक की वजह से उनकी डेथ हो गई। इसमें फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम है खालिदा जिया। खालिदा जिया जियाउर रहमान की वाइफ है और उन्हें बांग्लादेश में एज अ प्राइम मिनिस्टर के रूप में काम किया है, और वो एज अ फॉर्मर बीएनपी चेयरपर्सन रह चुकी है, और वो अभी मेन ऑपोजिशन लीडर के रूप में अभी काम करती है। लास्ट बट नॉट लिस्ट इसमें नाम है तारिक रहमान, जो कि जियाउर रहमान और खालिदा जिया का बेटा है। वो 2018 से बीएनपी के चेयरपर्सन के रूप में काम करते हैं, और वो बांग्लादेश में ना रहते हुए यूके में रहते हैं। इसके पीछे एक रीजन है, उनके ऊपर करप्शन एंड असैसिनेशन के अटैक्स के चार्जेस है, इसी वजह से उन्होंने बांग्लादेश से भाग के यूके में असाइलम लेके वहां पे रहते हैं। वो 21 अगस्त 2004 को अवामी लीग की रैली में शेख हसीना भी प्रेसिडेंट थी, और उसी पब्लिक रैली में कुछ लोगों ने ग्रेनेड अटैक किया, जिस वजह से 29 लोग की डेथ हो गई और मोर देन 500 लोग इंजर हो चुके। इसी अटैक की वजह से शेख हसीना भी इंजर्ड हो चुकी थी। इसी पूरे असैसिनेशन के प्लान की वजह से
तारिक रहमान भी ये चार्जेस लगे थे कि अटैक उन्होंने ही करवाया है और इसी वजह से उन्होंने बांग्लादेश छोड़ के यूके में जाके असाइलम दिया। हम जानते हैं कि इंडिया आउट कैंपेन बांग्लादेश में अचानक से क्यों आ गया है। उसके पीछे कुछ रीजन है। उसमें का फर्स्ट रीजन है टू गेन पॉलिटिकल पावर। जब बांग्लादेश में 2024 के इलेक्शन के जनवरी 7 को रिजल्ट्स आए, उसी के बाद ये कैंपेन सोशल मीडिया पे स्टार्ट हो गया है। ये कोई कैंपेन पब्लिक ने स्टार्ट नहीं किया है, एक वेल प्री प्लान प्रोपोगंडा है जो बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ने सोशल मीडिया पे उसको सभी लोगों के सामने लाया है और ये अच्छी तरीके से पॉलिटिकल बेनिफिट्स पाने के लिए और कॉमन पीपल को ब्रेन वॉश करने के लिए उन्होंने ये कैंपेन स्टार्ट किया है, जिससे उनको पॉलिटिकल बेनिफिट्स मिल सके और वो पावर में आ सके। इससे पहले ये हरकत मालदीव ने भी की थी। वहाँ के पॉलिटिकल पार्टी ने सेम तरीके से कॉमन पीपल को ब्रेन वॉश करके इंडिया आउट कैंपेन रन किया था, जिस वजह से वो पॉलिटिकल पार्टी फिर पावर में आ गई। मगर उसके बाद के जो कॉन्सिक्वेंसेस है वो कुछ उनके लिए अच्छे नहीं रहे। 2006 से बीएनपी पार्टी डिक्लाइन करना स्टार्ट हो गई और जैसे कि हम सबको पता ही है 2009 से आवामी लीग आज तक पावर में है। और बीएनपी लीडर्स का कहना ये है कि शेख हसीना पीएम इसीलिए क्योंकि इंडिया का उनको डायरेक्टली सपोर्ट मिलता है और इंडिया के इंटरफेरेंस की वजह से ही आज तक वो पीएम में है और इंडिया उनके इंटरनल पॉलिटिक्स में काफ़ी इंटरफेरेंस करता है। बीएनपी ने ऐसे कौन सा भी ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दिया है जिससे वो इंडिया के अगेंस्ट लगे, मगर उनके जो लीडर्स है वो ऐसे मैसेज दे रहे कि वो डायरेक्टली इंडिया के अगेंस्ट है। फॉर एग्जाम्पल बीएनपी के जो लीडर है समीर रिजवी, उन्होंने सबके सामने कश्मीरी सॉल फेंकी और सबको ये अपील की कि आप इंडिया के प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट करो, जिससे ये समझ में आता है कि बीएनपी इज डायरेक्टली अगेंस्ट इंडिया। जमात इस्लाम, हफाजत इस्लामी, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है जो कि हमेशा एंटी इंडिया एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते और इंडिया के अगेंस्ट रहते, ये इंडिया आउट कैंपेन से तो काफ़ी खुश होंगे। शेख हसीना ने इस पर काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स दिया है अपोजिशन को। যে নেতারা এখন বলছেন ভারতীয় পণ্য বর্জন করেন, তাদের বউদের কয়খানা ভারতীয় শাড়ি আছে? তাহলে বউদের কাছ থেকে সেই শাড়িগুলি এনে কেন পুড়িয়ে দিচ্ছে না? আপনারা সবাই একটু এই কথাটা বিএনপি নেতাদের জিজ্ঞাসা করেন। वो फर्स्ट इंडियन मेड प्रोडक्ट्स अपने घर से ही बैन करें। क्या वो अपनी वाइफ्स की इंडियन साड़ीज को बैन कर सकते हैं? क्या वो इंडियन मसाले जो खाना बनाने के लिए यूज़ करते हैं क्या वो उसको बैन कर सकते हैं? क्या ये डायरेक्ट क्वेश्चन शेख हसीना ने उनसे पूछे और जो इंडिया को बैन करने की या इंडिया आउट कैंपेन जो रन कर रहे हैं उनको उन्होंने कहा कि सारे बैन करने वो अपने घर से स्टार्ट करें उसको। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन है बीएनपी's एंटी इंडिया स्टैंड। बीएनपी के जो फाउंडर है जियाउर रहमान, बांग्लादेश से भी पहले जब वो पाकिस्तान आर्मी में एज ए कमांडर के रूप में सर्व करते थे तब उन्होंने इंडिया और पाकिस्तान की वॉर में पार्टिसिपेट किया था पाकिस्तान की साइड से। तो इससे हम डायरेक्टली ये कह सकते हैं कि उनकी जो आइडियोलॉजी है, उनका जो झुकाव है वो पाकिस्तान की साइड की तरफ ज़्यादा है, इस्लामिक एक्सट्रीमिज्म की तरफ ज़्यादा है उनका झुकाव थोड़ा। और बीएनपी को काफ़ी बार टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर दिया है तो और उनके काफ़ी टेरर ग्रुप्स के साथ कनेक्शंस निकल के आते हैं। और जियाउर रहमान के जो बेटे हैं तारिक रहमान, जो कि अभी पार्टी के प्रेसिडेंट हैं, उनके आईएसआई के साथ कनेक्शंस निकल के आते हैं, जिससे हम पता लगा सकते हैं कि उनकी पार्टी की जो आइडियोलॉजी है या जो वो उनकी थॉट प्रोसेस है वो किस तरफ जा रही है। वो डायरेक्टली एंटी इंडिया स्टैंड हम हर बार लेते रहते हैं, उनके एक्टिविटी से हमें दिखता ही रहता है। आज बांग्लादेश को जो इंडिपेंडेंस मिली है उसके पीछे इंडिया का काफ़ी बड़ा कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि जब बांग्लादेश की लिबरेशन की वॉर चल रही थी तब इंडिया ने उस पर डायरेक्ट पार्टिसिपेट करके पाकिस्तान के साथ वॉर करके 13 डेज की वॉर में मोर देन 91,000 सोल्जर्स को सरेंडर करने को लगाया था और जिससे बांग्लादेश को आज़ादी मिली थी। और इंडिया एक फर्स्ट कंट्री है जिसने बांग्लादेश को एज अ नेशन रिकॉग्नाइज किया। बांग्लादेश इंडिया के ऊपर फूड, फर्टिलाइजर एंड रॉ मटेरियल फॉर इंडस्ट्रीज के लिए काफ़ी हेवीली डिपेंड करता है। अगर बांग्लादेश में इंडिया आउट ये कैंपेन चलता रहेगा तो उनका सर्विस सेक्टर यानी कि आईटी सेक्टर काफ़ी अच्छी तरीके से अफेक्ट होगा और उनको काफ़ी नुकसान हो सकता है। अगर हम बांग्लादेश और इंडिया के बीच के ट्रेड के बारे में बात करें तो 2018 में बांग्लादेश ने इंडिया से $874 मिलियन की इम्पोर्ट किया था और वही 2022 में 13.8 बिलियन का इंपोर्ट बांग्लादेश ने इंडिया से किया था। और अगर हम बात करें एक्सपोर्ट के बारे में तो बांग्लादेश ने इंडिया को 2018 में $894 मिलियन का एक्सपोर्ट किया था और 2022 में
$2 बिलियन का एक्सपोर्ट किया था। इससे हमें डायरेक्टली ये पता चलता है कि बांग्लादेश इंडिया के ऊपर काफ़ी हेवीली डिपेंड करता है, काफ़ी सारे रॉ मटेरियल्स के लिए, काफ़ी सारे डेली इसेंशियल नीड्स के लिए उनके। अगर इंडिया आउट की वजह से बांग्लादेश में सारे इंडियन प्रोडक्ट्स बैन हो जाते तो उससे बांग्लादेश पे जो डेली इसेंशियल प्रोडक्ट्स होते उसके लिए काफ़ी परेशानी हो सकती है, क्योंकि वो मोस्टली इंडिया से ही आते हैं। वो बांग्लादेश के पास उसके लिए अल्टरनेटिव होना चाहिए, और जो भी प्रोडक्ट्स इंडिया से आते हैं वो काफ़ी चीप होते हैं, काफ़ी सस्ते होते हैं। तो अगर इंडिया आउट की वजह से पूरे प्रोडक्ट्स बैन हो गए तो बांग्लादेश में काफ़ी इन्फ्लेशन बढ़ भी सकता है। और इंडिया बांग्लादेश का सेकंड मोस्ट लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। जब कोरोना के टाइम पे सारे कंट्रीज अपनी कंट्री में वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूट करने में लगे हुए थे, तब इंडिया ने बांग्लादेश को 7 मिलियन वैक्सीन दिए थे, और साथ ही में 3.3 मिलियन वैक्सीन एज ए गिफ्ट के फॉर्म में बांग्लादेश को इंडिया ने दिए थे। और टाइम टू टाइम इंडिया बांग्लादेश को काफ़ी लोन्स और एड्स देते रहते हैं। जैसे कि 2011 में 750 मिलियन का लोन इंडिया ने बांग्लादेश को दिया था, और 2014 में नियरली 1 बिलियन का लोन बांग्लादेश को इंडिया ने एज अ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए दिया था। करंटली बांग्लादेश इंडिया से 1160 मेगावाट पावर इंपोर्ट करता है फॉर उसके डेली इसेंशियल यूज के लिए, और इंडियन गवर्नमेंट बांग्लादेश को सपोर्ट करती है टू ट्रेन देयर सिविल सर्वेंट्स, जजेस एंड पुलिस ऑफिसर्स जो कि उनके डेली यूज के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए लगते हैं। सारे ऑफिसर्स को इंडिया में ही ट्रेन किया जाता है, और उसी में उसको इंडिया बांग्लादेश को काफ़ी हेल्प। और इंडिया ने लास्ट 8 ईयर्स में 4 बार अपनी लाइन्स ऑफ क्रेडिट यानी कि LOC इंक्रीज किए बांग्लादेश के लिए, जिसकी वैल्यू $8 बिलियन तक होती है। और इंडिया ने काफ़ी सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में भी बांग्लादेश को हेल्प की है। फॉर एग्जांपल्स जैसे अखुरा आगरतला रेल लाइन के लिए और इंडिया बांग्लादेश फ्रेंडशिप पाइपलाइन के लिए। ऐसे काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें इंडिया ने बांग्लादेश को सपोर्ट किया है, हेल्प किया है। बांग्लादेश एक $400 बिलियन की इकोनॉमी है, और शेख हसीना की लीडरशिप में बांग्लादेश ने 2018 में लो इनकम कंट्री से मिडिल इनकम कंट्री बांग्लादेश बन गया। बांग्लादेश लिबरेशन वॉर के बाद किसी ने इमेजिन भी नहीं किया था कि बांग्लादेश सर्वाइव कर पाएगा, मगर आज बांग्लादेश एक डेवलपमेंट के पाथ पे आगे बढ़ रहा है, और अच्छी खासी अपनी कंट्री की डेवलपमेंट हो रही है बांग्लादेश। क्या आपने कभी सोचा है कि क्या डिफरेंस है बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच में? बांग्लादेश के पास काफी सारे डेवलपमेंटल गोल्स है खुद के लिए, काफी सारे विजन है उनके पास। फॉर एग्जांपल विजन 2021 हो गया, विजन 2041 हो गया, उसमें उनके पास टारगेट्स है। क्या है उनके पास गोल्स है? उनका फर्स्ट गोल है टू एलिमिनेट एक्सट्रीम पॉवर्टी, उनका सेकंड गोल है टू रीच अपर मिडिल क्लास इनकम कंट्री बाय 2031 एंड टू रीच हाई इनकम कंट्री बाय 2041। ये उनके पास गोल्स है जिसके ऊपर वो काम करते हैं। और अगर हम वही साइड पे देखें, पाकिस्तान के पास एड्स मांगता है, किसी को लोन्स मांगता है, और वो पूरी तरीके से बैंकरप्ट हो चुका है। तो उनके पास सिर्फ रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म देखने को मिलता है, बाकी कुछ भी नहीं है पाकिस्तान में। ये कुछ डिफरेंस है बांग्लादेश और पाकिस्तान में। अगर हम बात करें बांग्लादेश और चाइना के रिलेशनशिप के बारे में, तो बांग्लादेश के पास जो भी वॉरशिप्स है, सबमरीन्स है, गन्स है, वेपन्स है, टैंक्स है, ये मोस्टली चाइना के पास ही आते हैं, क्योंकि चाइना बांग्लादेश के लिए सिंगल लार्जेस्ट सप्लायर ऑफ डिफेंस सेक्टर में आता है। और बांग्लादेश को चाइना नियरली 73.6% जो भी बांग्लादेश का टोटल डिफेंस सेक्टर है उसमें उसको कंट्रीब्यूट करता है। बांग्लादेश के टोटल ट्रेड में चाइना का कंट्रीब्यूशन है 17% और इंडिया का है 13%। और बांग्लादेश में नियरली 700 चाइनीज कंपनीज ऑपरेट करती है, और बांग्लादेश के टोटल इंपोर्ट्स में से 25% इंपोर्ट तो सिर्फ चाइना से ही आते हैं। और अगर हम बात करें बांग्लादेश और चाइना के बीच के ट्रेड के बारे में, तो बांग्लादेश चाइना से 2018 में $17.8 बिलियन इंपोर्ट करता था, और 2021 में वो बढ़कर $26.8 बिलियन हो चुका है। और बांग्लादेश चाइना को एक्सपोर्ट 2018 में अराउंड 1 बिलियन का करता था, और 2022 में भी वो नियरली 1 बिलियन के अराउंड है। तो इससे कंक्लूजन ये निकलता है कि बांग्लादेश चाइना से काफ़ी इंपोर्ट कर रहा है, और वो काफ़ी नंबर इंक्रीजिंग में जा रहा है, और जो एक्सपोर्ट करना चाहिए बांग्लादेश को चाइना के, उसका नंबर बिल्कुल भी इंक्रीज नहीं हुआ। चाइना अभी बांग्लादेश में एक नेवल बेस बनाने वाला है, डॉक देयर सबमरीन्स। इससे इंडिया को काफ़ी सीरियस इश्यूज हो सकते हैं। अगर हम बात करें जियोपॉलिटिकली, तो बांग्लादेश हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हमको नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के साथ कनेक्टिविटी अच्छी चाहिए तो हमको बांग्लादेश के साथ अच्छे रिलेशंस रखने पड़ेंगे। और रिसेंट टाइम्स में चाइना और बांग्लादेश के रिलेशंस काफ़ी इंक्रीज हो रहे हैं, उनका ट्रेड भी काफ़ी फ्लरिश हो रहा है। तो इससे एक सीरियस कंसर्न बनता है हमारे लिए। तो हम इससे क्या सीख सकते हैं? अगर आपको कोई भी पॉलिटिकल पार्टी या ऑर्गेनाइजेशन रिलीजन, कास्ट के बेसिस पे आपको भड़काता है, आपका ब्रेन वॉश करता है फॉर देयर पर्सनल पॉलिटिकल बेनिफिट,
तो आपको उसमें नहीं पढ़ना है। तो आपको पहले सबसे पहले उस नैरेटिव को क्रॉस वेरीफाई करना है, उसके बारे में जानना है, फिर उस इशू को आपको रेज करना है। तो सबसे पहले आपको नेशन फर्स्ट पॉलिसी होना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। आपके देश के लिए क्या इंपॉर्टेंट है ये आपको सोचना एज ए सिटीजन काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। ये आपको थॉट प्रोसेस थ्रू आउट द लाइफ आपको रखना होता है, जिससे आपका भी फायदा होगा, आपकी कंट्री का भी फायदा हो सकता है। तो यही कुछ आप सीख सकते हैं इस इंडिया आउट कैंपेन बांग्लादेश। आपको ये वीडियो कैसे लगे मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। तो आपको इस चैनल पे इसी तरीके के वीडियोस आपको देखने को मिलेंगे। आज की इस वीडियो में सीखते हैं, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।